हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन गंगा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में। और आप जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। पहला मॉक टेस्ट चल रहा है हमारा, और ये जो पहला मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, वो चल रहा है, ठीक है, केवीएस के पेपर के लिए। क्लियर है? तो केवीएस के पेपर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और कल वाली क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें क्या कर ली थी दोस्तों, डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो पहला जो सेशन होने वाला है वो थ्योरी का होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद हम जो दूसरा सेशन होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, वो किसका होगा, वो होगा हमारा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन हम लोग, ये याद रखिएगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से बच के कुछ जाने वाला नहीं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देख लेते हैं अब कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सर, नमस्ते भाई। ठीक है, तो कल वाला सेशन हम लोगों ने बात की थी, कल वाली चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया था। तो पहला सेशन थ्योरी का है, दूसरा सेशन जो रहेगा, या रखना, 5:40 से जो होगा वो क्वेश्चंस का होगा। तो पहले थ्योरी करेंगे, फिर क्या करेंगे वो। तो चलिए बहुत जल्दी से क्या करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करते हैं। तो कल वाली क्लास में जो इसकी पिछले वाली क्लास है दोस्तों, उसमें आप देखिएगा, ठीक है, केवीएस को लेकर हम लोगों ने क्या किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ईवीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। विकास जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, और निर्भया रॉक जी, ठीक है, नमस्ते आपको भी। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और सेशन को याद रखिएगा, शेयर करना ना भूले, जितने भी लोग हैं ज्यादा ज्यादा क्या करें, इसको शेयर कर दें। बहुत जल्दी क्या करता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, मैं सेशन शुरू करने वाला हूँ, और मेरी तरफ से मैं विपिन गंगवार आपका फिर से स्वागत करता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, सोहरा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो सौरभ पब्लिकेशन यूट्यूब आपको प्रोवाइड करा रहा है ईवीएस की क्लासेस, और ये क्लासेस जो चल रहा है, पहला मॉक टेस्ट चल रहा है दोस्तों, याद रखना, ईवीएस का पहली क्लास हो चुकी है, ये आज दूसरी क्लास है। तो पहला सेशन थ्योरी का है, इसके बाद 5:40 से जो दूसरा सेशन होगा वो क्वेश्चंस का होगा। और ये मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ से आप जितना भी पढ़ेंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए आइए बहुत तेजी से रिवीजन करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि केवीएस के लिए जो भी पीआरटी का देने लोग जा रहे हैं, है ना, याद रखिएगा, उन वो लोग पहले से तैयार होंगे, पीआरटी या टीजीटी है, या जो लोग भी दे रहे हैं पेपर, तो वो पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये क्विक रिवीजन है, ये बहुत तेजी से। तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी यहाँ से। ठीक है, तो छठा पॉइंट हमारा यहाँ से क्या बनता है, हमने कहा था कि हथनियों की झुंड, हाथियों की झुंड की ये खास विशेषता है कि इनके झुंड में केवल फीमेल एलिफेंट यानी एंड उनके चिल्ड्रंस, बच्चे, याद रखना, कौन होंगी, हथनियां होंगी, यानी फीमेल होंगे, और उनके बच्चे ही रहेंगे दोस्तों, याद रखना। क्लियर है? तो पहला पॉइंट ये आएगा। ओके, दूसरा क्या है कि इसमें जो बुजुर्ग हथनी होती है, यानी फीमेल जो एलिफेंट होती है, जो सबसे बुजुर्ग ओल्डेस्ट होती है, वो क्या होती है, इस हुड की यानी इस झुंड की मुखिया होती है दोस्तों। पेपर में आपको दे देगा, एक 4 लाइनें देगा और कहेगा बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन, ठीक है, सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्या है कि भाई क्या है, केवल महिलाएं यानी कि फीमेल एलिफेंट और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथनी क्या होती है, उसकी मुखिया होती है। क्लियर है दोस्तों? और इस झुंड में केवल 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और उनके बच्चे यानी कि चिल्ड्रंस होते हैं। और याद रखिएगा, हाथी केवल 14 जो 15 साल के जो होते हैं तभी तक इस झुंड में रहते हैं। जैसे ही वे 14 से 15 साल के होते हैं दोस्तों, इस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है ना, इतनी याद रखिएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं सातवां पॉइंट है कि मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी दीमक ततैये का एक समूह में रहना पसंद है, यानी कॉलोनियन। वो जीव जो दोस्तों कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी एक ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। तो वो जीव कौन कौन से, एक ऑप्शन देगा कि बताइए कि कौन सा कॉलोनियन जीव नहीं, कॉलोनी बना के नहीं रहता है, या कौन सा जीव है कॉलोनी बना के रहता है। क्लियर है? चलिए, ओके, तो याद रखिएगा, सबसे पहले मधुमक्खियां कॉलोनी रहती, मक्खी मक्खी की तरह चींटियां भी कॉलोनी बना के, दीमक, ततैया, ये सब क्या रहती, कॉलोनी यानी कि समूह यानी ग्रुप में रहती। कैसे रहती दोस्तों, ये सब ग्रुप में रहती है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, आठवां पॉइंट क्या है, आठवां पॉइंट है कि गाय के आगे के दांत, ठीक है, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने
के लिए होते हैं और ये दांत छोटे होते हैं दोस्तों। घास को चबाने के लिए गाय के पिछले दांत होते हैं, क्लियर है, जो कि चपटे और बड़े होते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि घास की जो गाय है उसके दांत जो पतले और पैने होते हैं, चौड़े होते हैं, वो क्या है, तो वो घास को काटने के लिए होते हैं। चबाने के लिए क्या होते हैं, वो बड़े और चपटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, बिल्ली। तो याद रखिएगा बिल्ली के बारे में अगर हम नॉर्मली बात करें तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, बिल्ली के जो बहुत नुकीले दांत होते हैं, बड़े पैने दांत होते हैं, और वो मांस को चीड़ फाड़ने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, मांस को चीड़ फाड़ने के लिए होते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप दिखाते जाइए और हम बढ़ते जाएंगे आगे। तो देखिए यही लिखा है 9वें पॉइंट में कि बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस को फाड़ने और काटने के लिए करती है। इसके दांत बड़े और क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। क्लियर है, क्लियर। जबकि सांप दोस्तों याद रखना, जो सांप के दांत होते हैं, ठीक है, कल वाली क्लास में बताया था, वहीं से थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपने लोग आज का सेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो दांत जो सांप होते हैं, सांप के जो दांत होते हैं ना, वो किसी को काट वाट के नहीं खाता। कोई भी भोजन करता है वो काट के नहीं, वो सीधे निगल लेता है। लेकिन याद रखिएगा जो दांत आगे के होते हैं ना, वो फंक होते हैं और वो पॉइजनस होते हैं, कि जैसे किसी को डसता है तो उससे वो क्या करता है, विष जो अपना होता है वो पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है दोस्तों। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपना क्या है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु सांप कभी भी अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, केवल निगल जाता है। क्या करता है दोस्तों, निगल जाता है। याद रखिएगा ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही पेपर में 4-5 ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, वो सारे क्वेश्चंस वो ऑप्शन पता होने चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, बड़ा क्विक रिवीजन चल रहा है। अगला, गिलहरी के दांत हमेशा, अब देखो गिलहरी के होते दोस्तों, कहते हैं कि गिलहरी के दांत बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए वो 24 घंटे 24/7 अपना मुंह चलाती रहती। क्यों, कि जिससे उसके दांत घिसते रहते तो उसके दांत क्या रहते, मैनेज में रहते। अगर वो ऐसा ना करे तो ऐसा होगा कि उसके दांत उसका चेहरा फाड़ कर क्या निकल जाएंगे बाहर। तो यही कारण है, देखिए क्या लिखा है इसमें कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, परंतु दांतों से काटती और कुतरती रहती है, इसलिए दांत हमेशा क्या रहते हैं, उसके घिस जाते हैं और नॉर्मल स्थिति में रहते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहां से, अगला पॉइंट क्या है, 12वां पॉइंट अपना जो बनेगा, चींटियां जब भी जमीन पर चलती है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से जानिएगा। चींटियां क्या करती है, जमीन पर जब चलती है तो दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या करते हैं, पदार्थ छोड़ती जाती हैं, जिसको सूंघते हुए, जिसको फॉलो करते हुए क्या करती है, दूसरी चींटियां क्या चलती है, एक कतार में चलती है। और हम सभी जानते हैं कि चींटियों में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है दोस्तों, फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है। इसलिए कभी भी चींटी काटती है तो थोड़ा सा क्या होता है, फूल जाता है। वो फार्मिक, ततैया में भी क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है, बीचू में भी क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। तो ये याद रखिएगा। और कभी भी चींटी क्या होती है, कतार में अगर चलेगी, अगर ऐसे कतार में वो चींटियां चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक चींटी दूसरी चींटी को क्या कर रही है दोस्तों, फॉलो कर रही है। क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चींटियां जब जमीन पर चलती है तो एक तरह का पदार्थ छोड़ती चली जाती है, जिसके के पीछे आने वाली चींटी इस पदार्थ को सूंघकर क्या करती है, रास्ता खोजती है। क्लियर है। अगला क्या है कि इसमें लिखा है, नर कीट मकोड़ों को अपनी मादा कीड़ों की पहचान उनकी गंध से हो जाती है। और गंध से क्या हो जाती है जी, इनकी स्मेलिंग पावर जो होती है ना, इन कीड़ों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे आपने देखा होगा रेशम का कीट सिल्क बॉम्ब, सिल्क बॉम्ब क्या करता है, अपनी फीमेल पार्टनर को कई किलोमीटर से दोस्तों क्या करता है, उसकी खुशबू से सूंघ लेता है, सुगंध से सूंघ लेता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि कीड़े मकोड़े क्या करते हैं कि अपनी फीमेल पार्टनर को उनकी स्मेल से क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं कि भैया आप कहाँ पे हो। ठीक है, ओके। बड़ा क्विक रिवीजन चल रहा है फटाफट। अगला 14 पॉइंट क्या कह रहा है, मच्छर हमारे शरीर की गंध। जी बिल्कुल, आप यही इसके बारे में बात करते हैं कि मच्छर, जैसे अभी कभी बैठे हो, घर पे बैठे हो तो मच्छर आ जाते हैं, कैसे पता। तो दोस्तों याद रखना, मच्छर क्या करता है, हमारी शरीर की स्मेल और जो हमारे पॉम होता है ना, जो तलवा, पैर का तलवा होता है, उसकी गर्माहट से क्या करता है, आकर्षित होता है, उसकी स्मेल से क्या होता है, आकर्षित होता है। इसलिए कभी भी आप पैर लटका के बैठिए तो अधिकतर क्या काटेगा, मच्छर आपके तलवे में ही काटेगा। तो ये याद रखिएगा, वही क्या लिखा हुआ है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध से पहचानते हैं, हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों के तलवे की गंध से भी हमको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी ये मैंने अभी बता ही दिया है 15वां पॉइंट दोस्तों। 15वां पॉइंट क्या था, ये रेशम कीट वाला, कि अपनी मादा को पहचान के लिए वो कई किलोमीटर दूर से क्या उसकी गंध से पहचान लेता, मैं बता ही चुका हूं। ठीक, अब देखो जरा समझना, कुत्ते, कोई भी कुत्ते हैं वो अपना इलाका कैसे मानते हैं।
तो आपने देखा होगा सर, जिस इलाके में कुत्ते रहते हैं या आपकी एरिया में कुत्ते रहते होंगे, वो अलग अलग जगह पे सूसू पोटी कर देते होंगे। ऐसे ही बाघ भी यही करता है। बाघ भी अपना एरिया कैसे बनाता है, अपनी एरिया को सुसु पोटी, लेकिन स्पेशली कुत्तों में मैं बात कर रहा हूँ कि कुत्ते भाई क्या करते हैं कि हमारी एरिया में दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसको कैसे पता चल जाता है ये किसी दूसरे कुत्ते का एरिया है, ठीक है, या कैसे पता चल गया कि हमारी एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आया था। तो हमेशा याद रखना वो दोस्तों क्या करते हैं, अपने यूरिन यानी सुसु पोटी जो से क्या करते हैं, अपने एरिया को पहचानते हैं। ये स्पेशलिटी है, ठीक है, डॉग्स में। क्लियर है। अगर जितने भी लोग हैं, एक बार मैं नाम ले लेता हूं फिर से, ठीक है, विकास जी, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप, जितने भी लोग हैं मैं थम्स अप दिखाते जाइएगा, तो मैं भी थोड़ा सा समझूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए ओके। अगर बात करते हैं तो ये लिखा है कि कुत्ते को अपना इलाका, बाहर से आए कुत्ते को पता, ठीक है, उसके क्या मलमूत्र की गंध से पता चलता है, यानी कि उनकी सुसु पोटी से पता चलता है। और 17वां पॉइंट कहता है दिन में जागने वाले जानवरों को कुछ ही रंग दिखाई देते हैं, है ना, कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। पर दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा, पर जो जानवर रात में जागते हैं, क्या जागते हैं, रात में जागते हैं, उनको कोई रंग दिखाई नहीं देता, सिर्फ दो रंग दिखाई देते हैं, क्या, व्हाइट एंड ब्लैक। तो यही लिखा हुआ है, परंतु रात में जागने वाले जानवरों को क्या दिखाता है, काला और सफेद। क्लियर है। दिन के जो जानवर हैं, दिन में जो जानवर हैं वो फिर भी कुछ कलर देख लेते हैं, लेकिन रात में जो रात्रिचर जो प्राणी है दोस्तों, वो हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, वो हम क्या देख पाते हैं, केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्या है, लंगूर खास करके आवाज निकालता है, बिल्कुल सर याद रखिएगा, ये एक संकेतक का रूप काम करता है। क्या संकेतक का रूप का काम करता है, संकेत क्या, जैसे कोई खतरा आता है या भी कुछ चीज को अदर ऐसी कुछ महसूस चीजें होती हैं, तो कई जानवर अलग विशेष आवाज निकालते हैं। जैसे लंगूर आवाज निकालता है तो वो अपने साथी को क्या करता है, सचेत कर देता है। ठीक, लंगूर की तरह कई सारे जानवर ऐसे, ये क्या है ना कि लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों के पास वाली मुसीबत को क्या करता है, खतरे को बताता है दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, ठीक है, अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 19वां पॉइंट। ठीक, मैंने बताया था ना कि बहुत से जानवर क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि रखिएगा, मछलियां जो है वो क्या करती है, वो खतरे की सूचना देने के लिए, अपने साथियों को खतरे की सूचना देने के लिए एक प्रकार की वेव्स को छोड़ती, तरंगों को छोड़ती। किसको छोड़ती है, तो मछलियां कैसे क्या करती हैं, बिजली की तरंगे छोड़ती हैं और दूसरी मछलियों को खतरे की सूचना देने के लिए। जबकि दोस्तों अगर मैं बात कहता हूं, कुछ जानवर होते हैं जैसे भूकंप आना है या सुनामी आने वाली होती है, तो कुछ जानवर जो होते हैं बिहेवियर में अजीब सा चेंज आ जाता है ना, अजीब सा चेंज आ जाता है, वो अलग से एक्टिविटी करने लगते हैं, जिससे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उनका बिहेव देख के ये पता चल जाता है कि शायद कुछ मुसीबत आने वाली है ना। जैसे कई बार, एक बार देखा गया था अंडमान निकोबार में, तो ये करके कहते हैं ना कि कुछ जानवर अपनी अजीब खासियत होती है, जब तूफान या भूकंप आने वाला होता है तो उनके आने से कुछ समय पहले जानवर अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं, जिसमें जंगल में रहने वाले लोगों को ये पता चल जाता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है। क्लियर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे डॉल्फिन भी है, डॉल्फिन भी एक दूसरे से बात करने के लिए क्या निकालती है दोस्तों, अलग अलग आवाजें निकालती है, आपस में क्या करती है, बात करती है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, आप लोग याद रखते रहिए, क्योंकि इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तब आपको ये चीज टफ लगने लगी। अभी बहुत इजी लग रही है कि चलो ठीक है, एक बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, फर्राटेदार स्पीड में पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जब क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, तो वहां पे कहानी अटकेगी जरूर, है ना, मैं बताऊंगा जरूर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। और भाई अगर ये जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज जरा एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, है ना, एक बार यस, एक बार लिख के भेजिए यस, यस करके भेजिएगा चीजें जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। और मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं फरमा पब्लिकेशन के यूट्यूब पर, ठीक है दोस्तों। तो बहुत जल्दी से एक बार थम्स अप दिखाइए, जिससे कि मुझे और मनोबल मिले, है ना। ओके रंग जी, यस, थैंक यू, धन्यवाद। विनोद यादव, यस, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बस इतने ही लोग सही हैं और फटाफट अपना क्या चलता रहेगा, सेशन चलता रहेगा। पर सेशन देखिए थ्योरी का चल रहा है, पर क्वेश्चन का सेशन ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि पेपर वैसा ही आएगा जैसा करा रहे हैं। ओके, चलिए ओके। तो बात करते हैं दोस्तों अगला 22वां पॉइंट कहता है कि कुछ जानवर, है ना, क्या है, कुछ जानवर मौसम के अनुसार क्या करते हैं दोस्तों,
अपने आप को एक्टिव रखते हैं और अपने आप क्या करते हैं, इनएक्टिव कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में छिपकलियां देखने को नहीं मिलती, कहाँ चली जाती हैं, है ना, तो वो एक लंबी छुट्टी पे चली जाती है, यानी क्या होती है दोस्तों, है ना, अजीब निद्रा में चली जाती हैं, ऐसी जगह छुप जाती हैं जाकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं छिपकलियां हैं क्या है, एक स्तनधारी है, ठीक है, बाई रेप्टाइलस है, सॉरी स्तनधारी कह रहा हूँ, रेप्टाइलस है, और जो रेप्टाइलस है वो क्या है, कोल्ड ब्लड एनिमल है, ठीक, तो वो सर्दियों में दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत से मेंढक होते बरसात के समय में दिखाई देते हैं, और जब तक नहीं आते तब तक क्या होते, घुस जाते मिट्टी में। तो यही चीज बताते हैं कि क्या कि कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं, फिर कई महीनों के बाद दिखाई देते हैं, जैसे कि छिपकली सर्दियों के दिनों में बहुत कम हमको क्या है दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस चीजों को याद रखिएगा। अगला है स्लॉथ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा सुस्त आदमी प्राणी है भाई स्लॉथ, ठीक है। तो स्लॉथ के पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं आपके लिए। सब तो दोस्तों इतना आलसी आदमी लगभग में 17 से 18 घंटे सोता है ये, ठीक है, 17 से 18 घंटे सोता है, और जनाब क्या सोते हैं, पेड़ पर उल्टा लटक के सोते हैं, है ना, भालू की तरह दिखते पर भालू है नहीं, होता नहीं है ना। क्या खाता है, शाकाहारी है, पत्तियां खाते, जिस पेड़ पे रहता है ना उसी को उजाड़ देता है, सारी पत्तियां खा जाता है साहब, ठीक है, ये समझ लीजिए। लगभग में 40 वर्ष का जीवन काल माना जाता है, तो अगर मैं मानूं तो लगभग में, है ना, 8 पंजे 40, तो ये लगभग में क्या है, 8 पेड़ों पर ही जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं अपना। और अगर देखा जाए तो दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ा इतना कि सप्ताह में एक ही बार सुसु पोटी करने आते हैं, यानी डाइजेशन बहुत अच्छा है। तो ये यार का स्लॉथ है, कई बार स्टोरीज पे आ चुकी है केबीएस पे, और या फिर सीटेट में भी आ सका है। तो क्या है कि भालू की तरह दिखाई देता है, परंतु भालू से अलग होते हैं। ये दिन में 17 घंटे सोते हैं, इनके सोने का तरीका भी अलग है, पेड़ पर उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं, जिस पर पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जब इस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तो दूसरे पेड़ पर, है ना, जाने का कष्ट करते हैं। इनका जीवन काल 40 वर्ष का होता है। अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से ये 8, है ना, वृक्षों पर ही घूमते हैं। एक सप्ते में एक बार ही शौच यानी कि सुसु पोटी के लिए क्या करते भाई, नीचे आते हैं साहब, क्लियर है ना। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ तो सबका सोने का समय तो वही है दोस्तों, याद रखना 17 से 18 घंटे, ठीक है। क्या चीज, वैसे याद रखिएगा एनसीईआरटी क्या मानती है, 17 घंटे मानती है। स्लॉथ के जगने का काल तो वही जान लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो अगर ये जीवन काल पूरे 24 घंटे का है तो ये 2-2 घंटे के हैं। कितना है, 2, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, है ना। तो ये याद रखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो 16 से 17 घंटे याद करके क्या करते हैं, सोते ही रहते हैं स्लॉथ जी, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टेड प्राणी है, निखर बाली वालों से लाइक भालू की तरह लगता है। चलिए आगे की बात करते हैं फिर लोग, आगे की बात हम लोग करेंगे। और 24वां पॉइंट हमारा बताता है बाघ के बारे में। सर बाघ बड़ा इंटरेस्टेड है, और कई बार क्वेश्चन केबीएस से सीटेट सब में पूछा जाता है। अभी हम केबीएस की बात करते हैं। बाघ क्या, तो बाघ सब है, बाघ जो है वो भी क्या करता है, अपने यूरिन सुसुपोटी से अपने एरिया को पता करता है कि हमारे एरिया में कोई दूसरा शेर बाघ तो नहीं आया। दूसरी चीज सर, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, इसकी जो मूछें होती है ना मस्टर्ड, बड़ा सेंसिटिव होती है। अगर हवा में भी कोई कंपन होता है ना तब भी ये पता कर लेता है ना। और कहीं पे भी कोई भी खट की आवाज आई या पत्तों की कोई आवाज आई तो ये पहचान लेता है। इतना ज्यादा सेंसिटिव, ऐसे पहचान लेता है कि ये कोई जानवर है या कोई और चीज है सर, है ना। ये समझ लीजिएगा। देखने की भी नजर भी बहुत अच्छी होती है बाघ की। तो बहुत बार क्वेश्चन बना है, देखिए क्या है, कहते हैं कि बाघ अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना होती है। मैंने क्या कहा सर, है ना, यानी कि मनुष्य से 6 गुना देख सकता है बाघ। तो ये सारे पॉइंट वाइज आएंगे ना भाई, 4-5 ऑप्शन आएंगे पॉइंट में, क्या बाघ क्या 6 गुना देख सकता है, 6 गुना की जगह 4 गुना कर देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बड़ा मतलब एक एक पॉइंट को बहुत सही से समझना है यहाँ पर। तो 6 घंटे से ज्यादा क्या करता है भाई, देखने की क्षमता है, ठीक है, 6 गुना देखने की ज्यादा क्षमता है हमसे। अगला है बाघ की मूछे, ठीक है, मूछे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसकी मदद करती है। बिल्कुल मैंने कहा ना मूछे तो बड़ा सेंसिटिव होती है, इन्हें अपनी मूछों से हवा में होने वाले कंपन का भी पता चल जाता है, बिल्कुल से, जिससे शिकार की बल्कि सही स्थिति का भी क्या करता है, ये पहचान करता है किसे, अपनी मूछों से ही। 26वां भी बाघ का है। बाघ अपने इलाके को मूत्र की गंध से, है ना,
छोड़ देते हैं और अन्य कहते ना, एक बाघ अन्य बाघ की मूत्र की गंध को आराम से पहचान सकता है। शिशुपोटी से अपने एरिया को कवर कर लेते हैं, पता चलता है भैया कि हमारे एरिया में कोई दूसरा बाघ आया था, ओहो ये मेरा एरिया नहीं, ये किसी दूसरे बाघ का एरिया है, ये सब शिशुपोटी से पता चल जाता है दोस्तों। जबकि नेक्स्ट क्या है, अगला कहता है 27वां पॉइंट क्या है कि बाघ अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके की आवाज भी निकालता है। ठीक है, क्या करता है, आवाज निकालता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह अलग आवाज निकालता है, और ठीक है, ओके। और जब उसे अपनी बागिन को बुलाना होता है दोस्तों, किसको बुलाना होता है, बागिन को बुलाना होता है, तब वो क्या करता है, वो अलग आवाज निकालता है। क्लियर। और सबसे बड़ी चीज है जो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, वो जो इसके गुर्राने, जो इसके गर्जने की आवाज है, जो इसके गर्जने की आवाज है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये लगभग में 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये क्वेश्चन 3 किलोमीटर की जगह दोस्तों क्या लिख देगा, 4 लिख देगा, 2 किलोमीटर लिख देगा। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि भैया 6 गुना देख सकता है। ठीक है, इलाका अपना शिशुपोटी से, हवा की कंपन मूंछों से भी पता कर सकता है, और गर्जने की आवाज लगभग में 3 किलोमीटर से दूर से ही सुनी जा सकती है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है। और 28वां पॉइंट भी यही कहता है कि हवा में जब पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जब झाड़ियों में आवाज होती है, तो उन दोनों की आवाज में अंतर बाघ आसानी से पहचान लेता है। क्लियर है। और सबसे चीज है कि बाघ के दोनों कान अलग अलग। नेक्स्ट की बात करते हैं यहां से। ठीक है, ये यार ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है, और फर्स्ट मॉक टेस्ट की क्या हम कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन सेशन होगा, वो ज्वाइन करना ना भूलिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें। भाई क्या है, बाघ के कान है ना अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते हैं, जिससे कि दोनों कान बाहर की आवाजों को इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि जो इनके कान होते हैं ना, वो इतने घूम जाते हैं कि चारों तरफ की आवाज को क्या कर सकते हैं, वो कैच कर सकते हैं दोस्तों। यानी ये समझिए इतनी खासियत होती है एक बाघ में। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ से 29वां पॉइंट बोलता है, बताता है कि भाई जो ये शिकार होते हैं जानवरों के, वो क्यों हो रहे हैं, किस पर्पज से लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं का जानवरों का। तो जानवरों का शिकार करने के पीछे क्या रीजन है दोस्तों, किस कारण क्या होता है कि शिकार होते हैं। तो कोई ना कोई हर जानवर में कुछ ना कुछ खासियत है, किसके लिए उन जानवरों को मारा जाता है। ठीक है, 29वां पॉइंट वही बताता। तो क्या है, हाथी का शिकार दोस्तों उसके दांतों के लिए किया जाता है, गेंडे को उसके सींग के लिए मारा जाता है, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। किसके लिए मारा जाता है, उनकी खाल के लिए। और याद रखना, कस्तूरी हिरण को कस्तूरी के लिए यानी खुशबू के लिए मारा जाता है ना। तो भाई खाल से आपने पता है कि बहुत से लोग लेदर बनाते हैं, लेदर बैग बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, बहुत सी चीजें लेदर की बनती है, इसलिए उनकी खालों को उतारने के लिए, खानों के लेने के लिए। ठीक है, राइनो यानी गेंडा, गेंडे के सींग, हाथी के दांत, तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, इसकी तस्करी भी करते हैं, इनको किल करते हैं, मारते हैं। ठीक है, अगर इतनी चीजें कवर है तो समझ में है, बहुत अच्छे। और ठीक है, 30वां पॉइंट दोस्तों हमें बताता कि भारत में जहरीले सांप, भारत में सांपों की प्रजाति बहुत है, पर 4 प्रकार के मुख्य जहरीले सांप बताए गए हैं, जिसमें से कौन है, नाग है, ठीक है, कैरत है, दुबैया है और अफाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाग, कैरत, दुबैया, अफाई, ये 4 प्रकार के ही जहरीले सांप है, इनकी जगह कोई और नाम दे देगा। अब बताइए, इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो एक बार फिर से जरा बताइए यस कि हाँ सर बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल एक टाइप का बिल्कुल रिवीजन हो रहा है, जो पढ़े हैं वो सारा क्लियर हो रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके साथ लगा लेंगे। ईवीएस का मैं आपको बता रहा हूँ 110%, कुछ भी बच के नहीं जाएगा। तो एक बार जरा यस टाइप करिएगा बहुत जल्दी से कमेंट, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ। कितने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, विनोद जी हैं, ठीक है, ठीक, ओके रंग जी, ओके यस सर, अंडरस्टैंड, बिल्कुल धन्यवाद सर। और विनोद जी, ठीक है, ओके धन्यवाद। अगर सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। अगर बिल्कुल अगर ये सारी चीजें आपकी रिवीजन हो रही हैं, इसके बाद क्वेश्चंस में और आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, क्वेश्चन में आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, आपने कितना अच्छा पढ़ा है और कितना अच्छा आपको आता है। ओके, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब हम बात करेंगे वर्ड्स की, यानी कि पक्षियों की। किसकी बात करेंगे, बर्ड्स की और पक्षियों की। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, वैसे
इंग्लिश हिंदी कल मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा था, समझा रहा था सब कुछ। आज सोच रहा कि तेजी से रिवीजन कराना है, तो हम हिंदी पे थोड़ा सा टारगेट करते हैं। क्लियर है? ओके, अगर बात करें हम लोग किसके बारे में, पक्षियों के बारे में, तो पक्षियों के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस के अंतर्गत, और उसके में हम लोग क्या करते हैं, ठीक इस चीज को देखते हैं। तो पहला क्या है लोग दोस्तों, याद रखना कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। कल भी मैंने बताया था, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कल मैंने बताया था कि जिसके कान विजिबल होते हैं, जो दिखते हैं और दिखते हैं, जिसकी त्वचा पे क्या होते, बाल होते हैं, वो हमेशा बच्चे देते हैं। ये कल वाले क्लास में था। और जिसके कान दिखाई नहीं देते, फैदर या परों से झके हुए होते हैं, वो मोस्टली अंडे देते हैं। कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम वो बात करेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, सिर के दोनों तरफ एक छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमेशा पंखों से ढके होते हैं। क्लियर? और इन्हीं छेदों के माध्यम से क्या करते हैं, पक्षी सुनते हैं। क्लियर है दोस्तों? आंखों को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है पक्षियों के। ठीक, आंखों का मतलब क्या है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जो आंखें होती है ना, इनमें इतना, पक्षियों में इतनी ज्यादा कंसंट्रेट होता है कि एक दोनों आंखों से एक जगह पे क्या कर सकते हैं, ये फोकस कर सकते हैं, और अलग अलग वस्तुओं पे भी क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अपनी आंखों से, है ना। और इसीलिए याद रखना, एक क्वेश्चन तो कई बार कि किस पक्षी की आंखें मनुष्य की तरह है। तो जरा कोई कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना चाहेगा कि किस पक्षी की आंखें मनुष्य के समान है ना। मैं देखूंगा कमेंट, फिर बताता हूं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ पाई जाती हैं। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न चीजों को देख सकते हैं। मैंने कहा ना, दो सब्सटेंस पे एक साथ में क्या कर सकते हैं, फोकस। हम लोग एक ही सब्सटेंस को देख सकते हैं, लेकिन वो क्या अलग अलग सब्सटेंस को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि किस पक्षी की आंखें सामान्यतः मनुष्य की तरह है। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखता है तो वो तब उसकी दोनों आंखें एक ही चीज पर क्या कर सकती, फोकस कर सकती है, जो मैंने बताया था। क्लियर है दोस्तों? ओके। लेकिन सबसे बड़ी पता है क्या चीज है, आपने देखा होगा कि पक्षी करते हैं अपनी गर्दन ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे 24/7 हिलाते रहते हैं। तो आपको पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि दोस्तों उनकी आंखों की, हमारी आंखों की पुतली इधर इधर घूम जाती है, पर उनकी आंखों की पुतली मूव नहीं करती। अब मूव नहीं करती है तो उनको पूरी अपनी क्या घुमानी पड़ती है, गर्दन इधर से उधर मूव करनी पड़ती है। क्लियर है ना? और दूसरा मुझे ऑप्शन में बताइए, कमेंट करके जरूर तो आंसर जरूर दीजिए, कौन सा पक्षी है जो सबसे ज्यादा अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है ना। वैसे तो 360 भी आता है, लेकिन जो मुख्यतः है वो 270 डिग्री तक मूव कर सकता है, लेकिन काफी हद तक मूव कर लेता है, तो 360 भी लोग मान लेते हैं। वैसे मुख्यतः क्या 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो दोनों का आंसर बिल्कुल 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 सही, गर्दा उड़ा दी हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑल उल्लू। अरे वाह, देखिए तैयारी अच्छी है ना। तो ये सभी प्रैक्टिस सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा, है ना। नौरंग जी याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा आज के सेशन से। तो बिल्कुल उल्लू, उल्लू की जो आंखें होती है, बहुत बार पूछा गया, मुख्यतः मनुष्य की तरह ही सामने होती हैं, और अपनी गर्दन को वो क्या लगभग में 270 घुमा सकता है, पर कभी कभी 360 भी मिल जाता है, वो सही है, ऐसा नहीं गलत है। ओके, तो कहते हैं क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कुछ पक्षियों की गर्दन ज्यादा हिलती है ना। अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, है ना, इसलिए वे अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीजों को देखते हैं, जो हमने अभी बात की थी। चौथे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, आइए। ठीक है, और चौथे पॉइंट की बात करेंगे। पक्षियों को जब दोनों आंखें एक ही चीज पर टिकी होती हैं, तो उस चीज की दूरी का पता चल जाता है, और जब वे अलग अलग चीजों पर टिकी होती है तो उसको देखने का दायरा बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना? यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर पक्षी जब एक ही चीज दोनों आंखों से देख रहे हैं ना, तो वो ये तक कहते हैं कि इस वस्तु की डिस्टेंस हमसे कितनी है। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल औरंग जी, वेलकम। थैंक यू नहीं, थैंक यू आपके लिए है ना, थैंक यू मुझे नहीं, बस हम लोग तो बस आपके साथ जुड़े हैं। तो भैया रखिएगा, सर्वा पब्लिकेशन के यूट्यूब पर जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आता है और मैं आपको कुछ अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, तो अपने यार दोस्तों सबको बताइए, है ना। कनाई पब्लिकेशन है जो नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, क्लास भी प्रोवाइड करा रहा है, और जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ आप मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रैक्टिस। ओके,
और आपको मेरी तरफ से थैंक यू, जुड़े रहिए, कई लोगों को जोड़िए, आराम से पढ़ते रहिए। अब देखिए अगला 5वां क्वेश्चन कहता है कि चीलबाज गिद्ध, ये 3 याद रखिएगा। चीलबाज गिद्ध ऐसे पक्षी है जो हमसे 4 गुना ज्यादा बेहतर देख सकते हैं सर, यानी कि मनुष्य से 4 गुना बेहतर ये लोग देख सकते हैं। कौन? चीलबाज गिद्ध है। ठीक है, जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, ये पक्षी उसको 8 मीटर की दूरी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो 4 गुना हो गया ना, 4 दूनी 8। तो बात करते हैं, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, मैना। मैना वाला क्या है कि वह पक्षी कौन सा है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो उसका अक्षर दोस्तों क्या है? मैना है। कई लोगों ने उसको पिछली बार क्या लगा दिया था, है ना? और विनोद यादव जी बिल्कुल थैंक यू, है ना? मेरी तरफ से सब लोगों के लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। देखिए रिवीजन टाइम चल रहा है, क्योंकि पेपर लगे हुए हैं, डेट सबकी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए फटाफट रिवीजन करिए बस, और कुछ नहीं करना। जितना पढ़ चुके हो वो सही है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल अब जो पढ़ रहा है दोस्तों उसका रिवीजन करिए। ओके, क्वेश्चन लगाएंगे अभी। अगला क्या? उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यही बता दिया है मैंने अभी। ठीक है, तो वैसे मिलता है 270 डिग्री पर 360 डिग्री भी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे जो बिल्कुल ठीक है वो 270 डिग्री है तक है। ठीक है, लेकिन हाँ काफी हद तक अपनी गर्दन को मूव कर सकता है ये। 8वां पॉइंट दोस्तों क्या है? क्या है कि सभी पक्षियों के पंख अलग रंग के डिजाइन पाए जाते हैं। पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, यहाँ तक कि पंखों की वजह से उनके शरीर में गर्मी रहती है। ये याद रखिएगा। उनके पंख पुराने हो जाने पर वो झड़ जाते हैं, उसके बाद नए पंख आते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये याद रखिएगा। और जानवरों की तरह ही पक्षी भी जब कोई शिकारी होता है या कोई मुसीबत होती है तो अजीब सी अलग अलग आवाज निकालते हैं अपने दोस्तों को सचेत करने के लिए। बिल्कुल यही है, नवा पॉइंट कह रहा है कि पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत से संदेश देने के लिए ठीक है एक खास आवाज निकालते हैं। तो मैंने कहा ना ये याद रखेगा। सबसे पहले ये सारे प्रैक्टिस जो ईबीएस आप मेरे साथ कर रहे हैं, मैं विपिन गंगवार आपको ईबीएस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो याद रखिएगा सौरहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर ये सब फ्री है। और आज याद रखिए केबीएस ईबीएस का मॉक टेस्ट पहले की ये थ्योरी क्लास है दोस्तों। ठीक, एक क्लास पहले हो चुकी है, आप उसको देखिए, और ये आज सेकंड क्लास है। ठीक है, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। बिल्कुल जी सर, ईबीएस की प्रैक्टिस कराई। बिल्कुल यही देखिए, ईबीएस की प्रैक्टिस ही तो चल रही है। ये ईबीएस ही सारा पढ़ रहे हैं हम, ये सारा ईबीएस ही पढ़ रहे हैं यादव जी। ठीक है विनोद जी, तो ये हम लोग सारा क्या पढ़ रहे हैं, ये अब इसके क्वेश्चन करेंगे। जो 5:40 से जो क्लास होगी वो दोस्तों क्या होगी, वो क्वेश्चंस की होगी। ये 5:30 बजे तक क्लास है थ्योरी की, और उसके बाद किसकी होगी, क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो ना, आपने थ्योरी को कितने सही से जज किया, कितना अच्छा पढ़ा है। ठीक है ना? ओके, चलिए बस ज्यादा ज्यादा शेयर करते जाइए, लाइक करिए, शेयर कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए, बिल्कुल, है ना? ज्यादा ज्यादा कम से कम एक लोग हो यार, 5-5 10-10 लोगों को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ग्रुप में। आपका भला हो रहा है, उनका भी भला होना चाहिए। तो अब 10वां पॉइंट पक्षियों के बारे में क्या है कि पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है जो हम लोग बता चुके। 11वें पे आते हैं। ठीक है, और 11वें पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कलचिड़ी इंडियन रोबिन अपना घोंसला ठीक घास से बनाती है, और घोंसले के ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछे होते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वैसे याद रखिएगा, जो इंडियन रॉबिन होता है ना, वो अधिकतर रोड के किनारे पत्थरों के बीच पे क्या करता है ना, अपना घोंसला बनाता है। रोड के साइड में इंडियन रॉबिन रोड के किनारे पत्थरों के बीच में क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। और उसके घोंसले में क्या क्या होता है, नाजुक टहनियां होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन होती है, बाल होते हैं, रुई होते हैं। ठीक है, ये सब बिछे होते हैं। क्लियर है? ये याद रखिएगा। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं, और अगला है कि कलचिड़ी अपने बच्चे के खुले मुंह में कुछ छोटे छोटे कीड़े डालती है, और इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। ये कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। अगला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कौवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे के तार किसके घोंसले में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा वो कौवा है। और क्वेश्चन ये भी बात पूछा गया कि ऊंची डाल पर सबसे ऊंचाई पर घोंसला कौन बनाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वैसे सबसे ऊंची डाल पर चील घोंसला बनाती है। कौन बनाती है? चील। लेकिन याद रखिएगा, चील नहीं है तो कौन बनाएगा? कौवा। कौन बनाएगा? कौवा। कौवा सबसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, कौवा बनाएगा। क्लियर है?
ओके, तो यही है, कौवे के बारे में बहुत आ गया है क्वेश्चन। कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे के तार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लोहे के तार, लकड़ी की का प्रयोग करता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, चील जो है वो इससे भी ऊंची बनाती है, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो एनसीईआरटी मानेंगे हम लोग, है ना। तो अगर कौवा है तो कौवा लगाइएगा, वैसे चील, ठीक। अगला है कि, है ना, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन, हर कोई जानता है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वह अपने अंडे देने के लिए कौवे के घोंसले का प्रयोग करती है। अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी क्या करता है, वो बेचारा सेता है, और जब बच्चे काव काव की जगह है पी पी की आवाज निकालते हैं तो वो मार के भगा देता है ना। और एक जो दोस्त ये भी चीज है, और कुछ एक दो फैक्ट है और बता रहा हूँ। कहते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि कभी भी पक्षियों के घोंसले के पास नहीं जाना चाहिए, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार उनको हाथ छू देते हैं तो पक्षी उस घोंसले को नहीं जाते, उस घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है, और ठीक है, सारा हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि पक्षी हमेशा जो घोंसले का प्रयोग करते हैं अपने अंडे बच्चे देने के लिए ही करते हैं, और जैसे ही अंडे बच्चे उनके निकल आते हैं उसके बाद वो अपने घोंसले छोड़कर चले जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये मत कहिएगा कि रहने के लिए, है ना, 3-4 ऑप्शन आएंगे तो ऐसा नहीं कि घोंसले में रहने के लिए घोंसला बनाते, नहीं जी ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो क्या करते हैं, अपने अंडे बच्चे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जैसे अंडों से बच्चे निकल आते हैं वो क्या करते हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो अगला है फाख्ता पक्षी, ये भी कई बार पूछा गया है कि फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की डालों पर क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन पूछा गया भी गया है कि कैक्टस के पेड़ों के बीच में यानी कांटों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है, तो फाख्ता पक्षी है। या मेहंदी की डाल पर दोस्तों कौन बनाता है, वो फाख्ता पक्षी है, याद रखिएगा। गौरैया, ये तो खैर, है ना, दिल्ली वालों जरा सही से सुन लेना, आपका नेशनल वर्ड है ना, दिल्ली की क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है भाई, दिल्ली का ही है। तो ये क्या है, अगर हम बात करते हैं आमतौर पर घरों या घर के आसपास के ही रहती हैं, और अपना घोंसला ज्यादातर अलमारी, आईने के पीछे और घरों में बनाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो आईने के पीछे क्या बनाता है दोस्तों, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है। तो आईने के पीछे जो घोंसला बनाता है वो कौन है, वो गौरैया है, ओके। अगला, अभी याद रखिएगा, सी सेट में कबूतर से क्वेश्चन एक आया भी था, अब तो उम्मीद है कि केवीएस में भी मिल सकता है। और वो क्वेश्चन क्या था कि मैं गुटरगू करता हूँ तो ये याद रखिएगा वो क्या था, यही था, ठीक कबूतर जी। तो याद रखिएगा, यहां से अगर हम लोग बात करते हैं कबूतर, तो लिखा है कि कबूतर अपना घोंसला पुराने मकानों और खंडरों में बनाते हैं, ठीक ठीक। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती है, तो भाई कौन सा पक्षी गर्मियों में टुक टुक करता है, बसंत गौरी, ठीक है, की हवा निकालती है। और वह पेड़ के तने में गहरा छेद करके, आपने देखो वो कटफोड़ा, है ना, तो ये याद रखना, कटफोड़े की तरह जो बसंत गौरी भी होती है ना, वो क्या करती है कि किसी पेड़ के स्टेम यानी तने में छेद करके क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। तो कटफोड़वा भी क्या बनाता है, पेड़ के तने में बनाता है, और बसंत गौरी भी दोस्तों किस में बनाती है, पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। बस ये है कि गर्मियों में बसंत गौरी टुक टुक करती है, क्या करती है, टुक टुक करती है, ओके। दर्जन चिड़िया, अब देखिए दर्जन चिड़िया के बाद इसका दर्जन चिड़िया ही बोला है, क्यों, क्योंकि आपने, अगर मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों, तो होता क्या है कि मान लीजिए ये दो पत्ते हैं, है ना, ये दो पत्ते हैं, तो ये क्या करेगी, और ये एक पत्ता ये है, ठीक, तो ये क्या करेगी, अपने चोंच से इन पत्तों को सी देगी, है ना, इनको सिलेगी, और सिलकर इस प्रकार का क्या बना देगी, घोंसला बना देगी। इसलिए इसको दर्जी चिड़िया कहते हैं, दर्जन चिड़िया कहते हैं। तो कहते हैं दर्जन चिड़िया अपना घोंसला नुकीले चोचों के पत्तों से सीकर बनाती है, और इसके बीच की थैली में ही क्या देती है, अपने अंडे देती है, ओके। शक्कर खोरा, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात है, बंदी का भी बता चुका हूं, ठीक है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाता है, और अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई और पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बनाता है। तो ये याद रखिएगा, शक्कर खोरा के बारे में पूछा जा सकता है, क्लियर है, डन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है कि किसके घोंसले में मकड़ी के जालों का इस्तेमाल होता है, किसके
घोंसले में मकड़ी के जालों का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो उसका आंसर क्या रहेगा? शक्करखोरा। अच्छा, अब मैं आपसे एक कमेंट करता हूँ, जितने भी लोग हैं फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि कौन सा पक्षी है जो स्वयंवर रचाता है? बताइए, कौन सा पक्षी है जो स्वयंवर रचाता है? बहुत जल्दी से। देखिए जितने भी लोग हैं, मैं एक बार फिर से सबके कमेंट देख लेता हूं, और बहुत जल्दी से बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयंवर रचाता है? बताइए, ऐसा कौन सा पक्षी है दोस्तों जो स्वयंवर रचाता है? और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक है? ये याद रखिएगा। ओके, जितने भी लोग हैं लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। तो याद रखिएगा, देखिए यहां पर एक है 20वां क्वेश्चन कि सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर सभी घोंसले को देख रेख करती है, और इन घोंसलों में से जो घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में क्या देती है? अपने अंडे देती है। तो कोई अगर पूछ ले कौन सा पक्षी स्वयंवर चाहता है, तो वो बीवर पक्षी है दोस्तों। कौन सा है? बीवर पक्षी है ना? कि पहले क्या होती थी, एक रानी होती थी, माला लेके जाती थी, सारे बर खरीदते थे, पर पसंद आता तो उसके गले माला डाल देती, वो स्वयंवर था। ऐसे ही सब नर बीवर ने क्या बनाया? अपने अपने घोंसले बनाए हैं, और मादा हर घोंसले को देखेगी जाके, जिसका ज्यादा अच्छा पसंद आ जाएगा घोंसला, उसी में जाकर अंडे देगी। तो कहते ना कि भाई ऐसा कौन सा पक्षी है जो क्या करता है? स्वयंवर रचाता है, तो बीवर पक्षी है दोस्तों। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब देखो सर, अगला क्या है? 21वां पॉइंट है कि कौवा, बहुत अच्छे, गिलहरी, बिल्ली, चूहा, ठीक है, पक्षियों के दुश्मन है, जो पक्षियों के अंडे चुराते हैं, कई बार इनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। यहां पर मनुष्य और बढ़ा लीजिए, है ना? मनुष्य भी ऐसा ही है सर। तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा और मनुष्य, ये ऐसे प्राणी हैं जो पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं, ठीक है? ओके, मनुष्य आए तो लगता, नहीं आए तो कोई बात नहीं। क्लियर? डन। लेकिन याद रखिएगा, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कौन? कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे ऐसे हैं जो क्या है? पक्षियों के दुश्मन कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंडे चुरा लेते हैं दोस्तों। 22वां पॉइंट कहता है घोंसले के बहुत ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था छूने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो पक्षी घोंसले को छोड़कर चले जाते, दोबारा नहीं आते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। 23वां क्या है? पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल अंडे देने के लिए ही करते हैं, अभी बता दिया था। अंडे से बच्चे निकल जाते तब वो घोंसला छोड़कर चले जाते हैं, बता चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्लियर है? और याद रखना, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, अगर इनमें कोई समानता पूछता है दोस्तों, क्योंकि छिपकली रेप्टाइलस है ना? गौरैया पक्षी है, कछुआ भी रेप्टाइलस है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये सभी में समानता क्या है? ये सब अंडे देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? अंडे देते हैं। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा देता है, अंडे देते हैं। पहले अंडे, फिर अंडे से बच्चा मिलेगा। ओके, 25वां क्वेश्चन कहता है यदि हम मछली को वो पहले से उबलते, ठीक है, उबले लेकिन कमरे के ताप पर ठंडे किए गए पानी में रखते हैं तो मछली मर जाती है, क्योंकि क्या कारण है कि भाई मछली मर जाएगी? है ना? तो इसके पीछे कोई कारण है कि मछली क्यों मर जाएगी? तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कारण लिखा हुआ भी है, क्यों? क्योंकि मछली घर का पानी खनिज रहित हो जाता है, पानी को उबालने पर उसके सभी खनिज तत्व खत्म हो जाएंगे, और सर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण याद रखना और मर जाएगी, ठीक? मछली मर जाएगी। ओके, अगला क्या है कि याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उन दोनों में क्या समानता है? तो याद रखना, वृद्धि और प्रजनन, इन दोनों में समानताएं हैं। यानी कि एक पेड़ पौधे में वृद्धि होती है और प्रजनन होता है, ठीक है? ऐसे ही दोस्तों याद रखना, एक जीव जंतु में भी क्या होता है? प्रजनन होता है। क्या होता है? प्रजनन होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, प्लांट्स। इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, है ना? खेती प्लांट हो गया आपका, चाहे वो नेफेंथीज हो गया, कई सारे पेड़े हैं जिस पर क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? अब हमारी जो चर्चा पर चर्चा चलेगी वो चलेगी पौधों के बारे में। आइए प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधी सी चीज है, याद रखिएगा,
ठीक है, पेड़ पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम सभी मानते हैं। ठीक है, हमें सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि आपने एक रिएक्शन देखी होगी, C2+ है ना, यहाँ से C6H12O6 मिलेगा प्लस O2 निकलेगी, तो ये संतुलित कर लेना, है ना। कोई संतुलित करके नहीं बता रहा हूँ, बस ये एक रिएक्शन, नॉर्मली रिएक्शन बता दी मैंने। वैसे अगर करोगे तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर 12 H2O जुड़ जाएंगे और बाद में H2O निकल भी जाएगा। ठीक है, पानी भी निकलेगा, यहाँ से H2O निकलता भी है और यहाँ पे 12 जुड़ जाएंगे, तो आप संतुलित कर लेंगे। लेकिन लेते क्या है, तो देखिए क्या ले रहे हैं, और इसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में पौधे क्या लेते हैं, CO2, क्या छोड़ रहे हैं, O2। यही तो बात कही है कि पौधे क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और हमको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से पेड़ पौधों के बारे में, तो यहाँ से पहला पेड़ है खेजड़ी पेड़। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं खेजड़ी पेड़ जो है वो रेगिस्तान इलाके में बहुत ज्यादा मिलता है। इस पेड़ को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। इस पेड़ की छाल से इस्तेमाल में जो क्या है, इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, पहला चीज तो क्या है, खिजड़ी पेड़ कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान इलाकों में। दूसरा, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, इसकी छाल से क्या बनाई जाती है, दवाएं बनाई जाती है। और चौथा पॉइंट दोस्तों, इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, ये याद रखेंगे। क्लियर है ना। पत्तियों को इस्तेमाल वहां पर रहने वाले लोग, जानवर अपने भोजन के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं, है ना। और इस पेड़ की कलियों का इस्तेमाल सब्जी के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। क्लियर, डन। ये याद रखिएगा, बच्चे इस पेड़ की छाया में खेलना पसंद करते हैं। और राजस्थान जोधपुर के पास, है ना, एक गांव है खेजड़ी, और उस गांव के पास याद रखिएगा ये पेड़ है, और इन पेड़ों के कारण ही उसका नाम पड़ा है खेजड़ी गांव। आपने नाम सुना होगा अमर्ता सिंह बिश्नोई, है ना, बिश्नोई आंदोलन, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, वहां पर याद रखिएगा ये खेजड़ी पेड़ को काटना वर्जित है। ठीक है, पेड़ कोई नहीं काटता है, क्योंकि इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम बोलते हैं क्या, बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, तो आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपको सिस्टमेटिकल समझ में आ रही होंगी। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से बड़ा अच्छे से याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट मैंने खेजड़ी के बारे में बताए हैं वो आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है, डन, ओके। अगर बात करते हैं अगला, एक है बोचाचा विलेज। बोचाचा विलेज कहाँ है, तो दोस्तों याद रखना, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गांव है बोचाचा विलेज। और यहाँ पे एक NCERT में आप पढ़ेंगे बोचाचा विलेज, तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है। और उसमें बताया गया कि मधुमक्खी पालन में लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई, क्या करते हैं, चीनी के घोल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये पूछा गया कि चीनी के घोल का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे मधुमक्खियां आए। और सबसे मेन चीज है जो लीची है ना, हम सभी जानते हैं बिहार में सबसे ज्यादा लीची पैदा होती है। तो लीची के, समझ रहे हैं ना, लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं और लीची से फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी तरफ बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, है ना। तो इस लीची के फूल के रस से ही वहां पर क्या होता है, शहद का उत्पादन किया जाता है, चाशनी भी चीनी की मिलाई जाती है। और बोचाचा विलेज है जहां पर वो क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते। कहाँ है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। ठीक है दोस्तों, आप इतनी चीज क्या रखेंगे इसके बारे में याद रखिएगा। अब रेगिस्तानी ओक, ये एक पेड़ है, ठीक। और ये रेगिस्तानी ओक तो है, तो अधिकतर ये पेड़ जो दोस्तों मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। और ये जो पेड़ होता है ना, इस पेड़ की जड़ें जब तक उतनी गहराई तक चली जाती हैं जितनी गहराई तक जब तक उसको पानी ना मिल जाए। और इसलिए होता क्या है कि इस पेड़ के जो तना होता है ना, उसमें क्या जमा हो जाता है दोस्तों, उसमें पानी जमा हो जाता है। और लोग पानी की जरूरत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके तने में पाइप डालकर उस पानी को भी क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो वही चीज है कि रेगिस्तानी ओक एक ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडोनेशिया हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में मिलता है। इस पेड़ पर बहुत कम पत्तियां पाई जाती हैं। इस पेड़ पर इतना ऊंचा होता है कि जितनी लंबी हमारी कक्षा की दीवार की ऊंचाई होती है। ठीक है, ये NCERT में लिखा गया है, बच्चों के लिए बताया गया है, यानी कि बहुत कम ऊंचाई होती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में 30 मीटर गहरी होती है। अर्थात यदि हम 30 पेड़ों को जमीन
पर लाइन से लिटाकर उसकी जड़ें जोड़ें तो इन 30 पेड़ों की लंबाई बराबर गहरी होती है। ठीक, यानी एक पे क्या करते हैं, 30 पेड़ लिटा दीजिए और फिर जड़ों को निकाल लीजिए तो 30 पेड़ों के बराबर उनकी जड़ों की लंबाई होगी। इस पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। बताया था इस पेड़ का पानी तने में इकट्ठा हो जाता है। इलाके के लोग इस बातों को पूरी तरह जानकार हैं। ठीक है, और पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाने पर पानी की बिल्कुल है ही नहीं रहता है, तब यहाँ के लोग क्या करते हैं, तने में इकट्ठे पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये लोग पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। कई बार ये पूछा गया है राजस्थानी ओक, राजस्थानी ओक समझ के ये मत कर देना कि ये भारत में है या राजस्थान में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में मिलने वाला एक पेड़ है। ठीक, क्विक रिवीजन चल रहा है और आप लोगों ने जो आज तक पढ़ा है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सीधी चीज है सर, खजूर, खजूर हम सभी जानते हैं कहाँ है, अबू धाबी में है। अबू धाबी में रेत के टीले भी मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डन भाई। नारियल वृक्ष कहाँ मिलते हैं, नारियल वृक्ष केरल में मिलते हैं ना, बहुत ज्यादा। कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ अबू धाबी में देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें आप लोग समझते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, अगले पेड़ पर कुछ और भी है, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि छठा पॉइंट, सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया, ये बीज वाले पौधे बहुत अच्छे रखिए। सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया, ये कैसे, ये बीज वाले दोस्तों पौधे हैं। और सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, शिकारी पौधे। शिकारी पौधे जैसे नेफेंथीज, जिसको पीचर प्लांट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीचर पॉइंट प्लांट, यानी कि मांसाहारी पौधे। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, मांसाहारी पौधे। तो ये है क्या दोस्तों, जरा देखिए। जो पौधे चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ठीक, करते हैं। और क्या करते हैं, ये पौधे शिकार करते हैं। शिकारी पौधों को नेफेंथीज, यानी कि हिंदी में इसको घटपर्णी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटपर्णी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के साथ साथ भारत के मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब ये है क्या, जरा समझिए। ऐसा है कि ये कोई पेड़ है और ये इसकी पत्तियां हैं। ये पत्तियां क्या करती हैं, मॉडिफाई होकर इस प्रकार का कलश बना देती है। क्या बना देती है, इस प्रकार का कलश, और ये ऊपर का ढक्कन, है ना। तो जैसे ही कोई जीव यहाँ बैठता है, फटाक से ढक्कन बंद हो जाता है। ये इसका क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब। और ऐसा ये करते क्यों है, तो दोस्तों ये करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। कोई पूछता है कि भाई जो कीट भक्षी पौधे हैं, ये कीटों का भक्षण या छोटे छोटे जीवों का भक्षण क्यों करते हैं, तो किस लिए करते हैं, वो दोस्तों करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। और कौन कौन से, चूहा है, मेंढक है, कीड़े मकोड़े, इन सब का लोग ये भक्षण कर जाते हैं। क्लियर है, इतना चीज आप समझेंगे। अच्छा, एक अगला है 8वां पॉइंट, ये क्रोटोन पौधा है। ये क्रोटोन पौधा है, ये मृदा प्रदूषण को बताता है। किसको बताता है दोस्तों, मृदा प्रदूषण, है ना। ये किसको बताता है, ये मृदा प्रदूषण को बता रहा है। क्या है कि कि अगर मृदा ज्यादा प्रदूषित हो जाती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इसका कलर चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रोटोन पौधा। तो जो क्रोटोन है, कहता है इन पौधों के पत्ते रंग बिरंगे होते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन की अधिक अंदर तक नहीं जाती, ऊपर ही हो रहती हैं। और इन पौधों के पत्ते, ठीक है, मुरझा जाते हैं। क्या है, मुरझा जाते हैं। तो उस समय इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर है। और याद रखना, अगर इनके ज्यादा रंग बदल जाएं, ज्यादा मुरझा जाए, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वहां की मृदा क्या हो गई, प्रदूषित हो गई है। उसको शुद्ध करने की क्या है, जरूरत है। ओके, एक बार, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल विनोद यादव जी, जुल्हा पक्षी भी कहते हैं। बिल्कुल, जो बीबर पक्षी है ना, उसको जुल्हा पक्षी भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी चोंच से क्या बनता है, और टेलर वर्ड है। टेलर वर्ड को हम क्या बोलते हैं, जुल्हा पक्षी। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो अगला है मटर का पौधा। और मटर का पौधा हम सभी जानते हैं, ठीक है। मटर का पौधा ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्रेगॉर मेंडल, हम सभी जानते हैं कि जो ग्रेगॉर मेंडल है, जिन्हें अनुवांशिकी के नियम दिए, किसके दिए, अनुवांशिकता के नियम दिए दोस्तों, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया,
तो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किया है मटर के पौधों पर। किस पे किया दोस्तों? मटर के पौधों पर। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम। क्या है? पायसम सटाइवम। ये याद रखने वाली चीजें हैं। लिखा भी है कि भाई खोज की थी मटर के पौधे पर गुड़ जोड़ियों में पाए जाते, इन्होंने बताया। बीज का चिकना खुरदरा पाया जाना, पीला या हरा पाया जाना, ये जोड़ियों में ही होते हैं। पौधों तना, ठीक है, पौधे के तनों का लंबा या छोटा पाया जाना। यदि चिकने बीज का पौधा है तो उस पौधे के बच्चे अर्थात अगली पीढ़ी के पौधे चिकने होंगे। यदि खुरदरे बीज के पौधे हैं तो अगली पीढ़ी के पौधे क्या होंगे? खुरदरे होंगे। उन्होंने कहा कि अगर एक लक्षण है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, अगर एक का बीज खुरदरा है तो उसके होने वाली संतान भी क्या होगी? खुरदरे बीज की ही होगी। अगर एक बीज चिकना है तो भाई अगले वाली संतान क्या होगी? चिकनी होगी। तो ये इन्होंने बस इतना याद रखिएगा आप लोग कि इन्हें अपने प्रैक्टिकल किस पे किए थे? मटर के पौधे किए थे। उसका नाम क्या है? पायसम सटाइवम, है ना। और आनुवंशिकता का इन्होंने क्या दिया? नियम दिया। और 10वां पॉइंट कहता है कि सरसों की पत्तियों का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, जबकि इसके बीज का प्रयोग क्या किया जाता है? तेल निकालने के लिए किया जाता है। सरसों, ठीक है, क्लियर है। और वर्मा है कि पंखड़ियों के अंदर फूल के बीज दिखाई देने वाले पाउडर जैसी रचना को क्या कहते हैं? तो उसको पराग कहते हैं। हमने देखा ना कि ऊपर रेसे से होते हैं, उसको छुओगे तो हाथ में लग जाते हैं वो, है ना, चिकने चिकने से, वो पराग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पराग होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। और आज के सेशन कैसा लगा आपको थ्योरी का? क्या कितना रिवीजन हुआ, कितना आपको अच्छा लगा, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो आज ये दूसरी क्लास थी। कल जुड़ना ना भूलिए इसी समय, और नेक्स्ट क्लास में ना इसी का नेक्स्ट रिवीजन में। और अभी आपसे मिलेंगे 5:40 पर। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसकी दोस्तों क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना सही सीखा है। मैं आपके क्वेश्चंस को, कमेंट को देखूंगा, आपसे क्वेश्चंस के आंसर भी पूछूंगा कि क्या आंसर है। तो एक बार जितने भी लोग हैं 5:40 पे जरूर जुड़ जाइए, और एक बार मुझे थम्स अप या यस करके बता दीजिए कि सर जो आपने रिवीजन कराया है उससे बहुत कुछ लाभ मिला है ना, और हमारा अच्छे से रिवीजन हो रहा है। और हम बिल्कुल जुड़ेंगे किसमें? प्रैक्टिस वाली क्लास में। तो एक बार बहुत जल्दी से जरा मुझे बताइएगा दोस्तों, है ना, बहुत जल्दी से। सर बहुत बढ़िया सर, टाइम का पता ही नहीं चला। अरे धन्यवाद जी, ठीक है। नौरंग जी धन्यवाद। और कोई जल्दी 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 बताइए कितने लोगों को सेशन पसंद आया? क्या वाकई में लगा कि सामने बैठ के पढ़ रहे हैं? अरे गर्दा उड़ जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं बच के जाएगा यार, काहे परेशान, है ना। ईबीएस में कुछ भी नहीं बचेगा, सही से पढ़ रहे हो, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं 5:40 पर। इसी अभी जस्ट 10 मिनट बाद प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे, और प्रैक्टिस के साथ जुड़ना ना भूलिए, जुड़ना ना भूलिए। तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटोर विपिन गंगवार को क्या दीजिए इजाजत। अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए, ठीक है। सौरहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां प्रोवाइड की जा रही है ईबीएस स्पेशल क्लासेस फॉर केबीएस। तो धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू।